अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता था। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गज़ा पर। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गज़ा वो सरजमीन जो हमेशा से मज़ाहमत, हौसले और कुर्बानी की इलामत रही है। आज भी ये शहर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हालिया दिनों में गज़ा की सूरत हाल निहायत संगीन और दिल दहला देने वाली है, लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की किरणें मौजूद हैं। गज़ा पर ताज़ा तरीन हमले और तबाही की बात करें तो इसराइली बमबारी ने गज़ा के शहरी इलाकों को मलबे का ढेर बना दिया है। दर्जनों रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और मसाजिद मिट्टी में मिल चुके हैं। हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि दर्जनों खानदान अपने प्यारों को खो चुके हैं। बिजली और पानी की फराहमी शदीद मुतासिर है। और दोस्तों, इंसानी बहरान में इजाफा। गज़ा में खुराक, अदवायात और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है। हस्पतालों में जख्मियों की तादाद हद से बढ़ चुकी है। तभी अमला मुसलसल काम कर रहा है, मगर वसाइल ख़त्म हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने सूरत हाल को इंसानी अलमिया करार दिया है। अहले गज़ा का हौसला और इस्तकामत। दोस्तों, मुश्किलात के बावजूद अहले गज़ा का हौसला कम नहीं हुआ। बच्चे खंडरात में खेलते हैं, ख़वातीन अपने घरों की मरम्मत करती हैं और मर्द अपने शहीदों के लिए दुआएं मांगते हैं। उनके चेहरों पर दुख है, मगर दिलों में ईमान की रोशनी बाकी है। इल्मी रद्द अमल और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें। दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और कराची में लोग फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मुसलसल ट्रेंड कर रहे हैं। कई ममालिक ने इसराइली #फ्री फ़लस्तीन और #प्रे फॉर गज़ा हैं सोशल मीडिया पर हैशटैग्स कार्रवाइयों की मज़म्मत की है और जंग बंदी का मुतालबा किया है। अरब ममालिक और इस्लामी दुनिया का किरदार। अरब ममालिक की जानिब से अमदाद की कोशिशें जारी हैं। मिस्र ने सरहदी रास्ते खोलने का ऐलान किया है ताकि जख्मियों और पनाह गज़ीनों को सहूलत दी जा सके। तुर्की ने तबी और माली अमदाद रवाना की है। और दोस्तों, इस्लामी तावन तंजीम भी हंगामी इजलास तलब किया है ताकि मुश्तरका लाहा अमल तय किया जा सके। दोस्तों, मीडिया की जंग और सच्चाई की आवाज़। गज़ा के मकामी सहाफ़ियों ने अपनी जान खतरे में डालकर दुनिया को असल तस्वीर दिखाई है। उनकी रिपोर्टिंग ने इसराइली बयानबे को चैलेंज किया है। कई इल्मी मीडिया अदारों पर दबाव के बावजूद आज़ाद सहाफ़ियों की आवाज़ खामोश नहीं हुई। और गज़ा के अवाम की उम्मीदें। अहले गज़ा अब भी अमन और आज़ादी के मुंतज़िर हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को खौफ के साए में नहीं, बल्कि अमन की फ़िज़ा में सांस लेने का हक़ मिले। वो यकीन रखते हैं कि एक दिन उनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। तो दोस्तों, गज़ा सिर्फ एक शहर नहीं, ये ईमान, हौसले और कुर्बानी की लामत है। जुल्म की रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर तलू होती है। अहले गज़ा आज भी दुनिया के ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हम सब पर फ़र्ज़ है कि उनकी आवाज़ बने, उनका साथ दें और इंसानियत के लिए खड़े हों। दोस्तों, अगर गज़ा की तारीख़ की बात की जाए तो गज़ा दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये शहर मशरिक़ वस्ती के साहिली इलाके में बहरिया रोम के किनारे वाक़िया है और फ़लस्तीन का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। गज़ा की तारीख़ मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, सल्तनतों, जंगों और मज़ाहमत की दास्तानों से भरी हुई है। कदीम दौर में गज़ा का शुमार दुनिया के सबसे कदीम आबाद शहरों में होता था। यहाँ कनानियों ने तकरीबन 3000 कबल मसीह में पहली बार आबादकारी की। इसके बाद मिस्री फ़िरौनों ने गज़ा पर कब्ज़ा किया, क्योंकि ये शाम और मिस्र के दरमियान तिजारती रास्ते पर वाक़िया था। बाद में फ़लस्तीनी कबाइल ने यहाँ सुकूनत इख्तियार की, जिन्होंने इस शहर को मजबूत किलों और बंदरगाहों का मरकज़ बनाया। यूनानी और रोमी दौर में सिकंदर आज़म ने 332 कबल मसीह में गज़ा को फ़तह किया। इसके बाद ये इलाका रोमी सल्तनत और फिर बज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेर असर रहा। इस दौर में गज़ा एक बड़ा तिजारती, तलीमी और मजहबी मरकज़ था। यहाँ फ़लसफ़ा, अदब और मजहबी अलूम पढ़े जाते थे। इस्लामी दौर में खलीफा उमर बिन खिताब के दौर में 635 ईस्वी में गज़ा इस्लामी सल्तनत में शामिल हुआ। ये इलाका शाम के सूबे का हिस्सा था। गज़ा से मशहूर इस्लामी शख्सियत का ताल्लुक़ है, जैसे इमाम शफ़ी का पैदाइशी शहर गज़ा ही था। बाद में गज़ा पर अमवी, अब्बासी, फ़ातिमी और फिर सल्जूक़ी हुकूमतों का कब्ज़ा रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों से लड़ाई के दौरान गज़ा को दोबारा आज़ाद कराया
اور دوستوں عثمانی سلطنت کا دور 1517 میں عثمانی سلطنت نے غزہ کو اپنے زیر انتظام کر لیا۔ عثمانی دور میں غزہ میں امن و استحکام رہا اور یہ ایک چھوٹا تجارتی مرکز بن گیا۔ اس دور میں کئی مساجد، مدارس اور قلعے تعمیر ہوئے۔ برطانوی قبضہ اور تقسیم فلسطین پر بات کریں تو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی افواج نے عثمانیوں کو شکست دے کر غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 1917 سے 1948 تک غزہ برطانوی مینڈیٹ فلسطین کا حصہ رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا، لیکن عرب ممالک نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ مصری کنٹرول 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد غزہ مصر کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس دوران اسرائیل نے مغربی کنارے اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی قبضے میں 1965 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی قبضے کے دوران فلسطینی عوام نے کئی بار انتفاضہ شروع کی۔ 2005 میں اسرائیل نے یک طرفہ طور پر اپنی افواج اور آبادکاروں کو غزہ سے نکال لیا، مگر سرحدیں، فضائی حدوں اور سمندری راستے اب بھی اس کے کنٹرول میں ہیں۔ حماس کی حکومت اور حالیہ دور میں 2006 میں انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کی اور 2007 سے غزہ پر حکومت کر رہی ہے۔ تب سے غزہ پر اسرائیل کی سخت ناکے بندی جاری ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ غزہ آج بھی انسانی بحران، تباہی اور محاصرے کا شکار ہے، مگر اس کے لوگ مزاحمت، امید اور استقامت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اگر دوستو یہاں کی طرز زندگی کی بات کریں تو غزہ کا طرز زندگی اپنی جدوجہد، صبر اور اجتماعی جذبے کی بدولت دنیا بھر میں منفرد ہے۔ یہاں کے لوگ سخت حالات، جنگوں اور معاشی پابندیوں کے باوجود اپنی روزمرہ زندگی کو جاری رکھتے ہیں۔ خاندانی زندگی میں غزہ کے معاشرے کی بنیاد خاندان ہے۔ لوگ عموماً بڑے خاندانوں میں رہتے ہیں جہاں بزرگوں کا احترام اور باہمی تعاون عام ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات سادگی کے ساتھ مگر خوشی سے منائی جاتی ہے۔ خواتین گھر کے انتظام، بچوں کی تعلیم اور بعض صورتوں میں معاشی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہے۔ اور ایسے ان کے خوراک و کھانے پینے کی بات کریں تو غزہ کے کھانے مشرق وسطی اور عرب روایات کی جھلک رکھتے ہیں، جیسے کہ حمص، چنے سے تیار کی جانے والی مشہور ڈش، مسخن، مرغی اور پیاز پر مبنی روایتی فلسطینی کھانا، فلفل چنے کے پکوڑے جو ہر گلی کوچے میں دستیاب ہیں، قہوہ اور چائے میل جول اور مہمان نوازی کا لازمی حصہ ہے۔ اور دوستو پابندیوں کے باوجود لوگ مقامی سبزیاں، مچھلیاں اور گھریلو اشیاء سے لذیذ کھانے تیار کرتے ہیں۔ اور دوستو اگر یہاں پر تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کو غزہ میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ بچوں کی اکثریت اسکول جاتی ہے اور بہت سے نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک اسکالرشپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزہ میں کئی جامعات موجود ہیں، جیسے اسلامک یونیورسٹی آف غزہ جو سائنسی و سماجی تعلیم میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر معاشی حالات کی بات کریں تو غزہ کے لوگ زیادہ تر چھوٹے کاروبار، ماہی گیری، دستکاری اور زراعت سے وابستہ ہیں، لیکن اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث تجارت اور روزگار کے مواقع محدود ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اپنی محنت سے چھوٹے پیمانے پر روزگار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثقافت کی بات کریں تو غزہ کے لوگوں کو شاعری، موسیقی اور لوک روایات سے گہرا لگاؤ ہے۔ فلسطینی لوک رقص طبقہ یہاں خاصا مقبول ہے۔ شادیوں اور قومی تقریبات میں نوجوان طبقہ رقص کے ذریعے اپنی ثقافتی شناخت کا اظہار کرتے ہیں۔ رہائش اور روزمرہ زندگی زیادہ تر لوگ شہری یا نیم شہری علاقوں میں رہتے ہیں، مگر بار بار کی جنگی حملوں اور ناکہ بندیوں کے سبب گھروں کی تعمیر نو ایک مستقل چیلنج ہے۔ اس کے باوجود لوگ اپنے گھروں کو سادہ مگر صاف ستھرا رکھتے ہیں اور محلے داروں کے درمیان مضبوط رشتہ داری اور باہمی مدد عام ہے۔ اور دوستو غزہ میں روزگار اور کام کا نظام۔ غزہ میں روزگاری کی صورتحال اس خطے کی سیاسی، معاشی اور جغرافیائی حالات سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی، محدود وسائل اور بار بار کے تنازعات نے یہاں کی معیشت کو کمزور بنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ کے لوگ اپنی محنت، ہنر اور حوصلے سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زرعی کام میں زیتون، ترکاری، گندم، کھجور، کئی خاندان اپنے چھوٹے فارموں پر سبزیاں اگاتے ہیں تاکہ مقامی ضرورت پوری ہو سکے۔ تاہم کھاد اور پانی کی کمی اور زمین تک محدود رسائی ان کسانوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ ماہی گیری میں غزہ کے ساحل بحری روم کے کنارے واقع ہے اور ماہی گیری یہاں کے پرانے
पेशों में से एक है, मगर इसराइल की जानिब से समंदर में गहराई तक जाने पर पाबंदी के बायस माहीगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसे ही दोस्तों, छोटे कारोबार और दस्तकारी बड़े सनती इदारों की कमी के बावजूद गजा के लोग छोटे कारोबार जैसे कपड़ों की दुकानें, दर्जी, लोहार, मोची और फर्नीचर साजी में मसरूफ हैं। तामीराती काम जंगी तबाहकारियों के बाद तामीर नौ का अमल गजा में एक मुस्तकिल पेशा बन गया है। तालीम और सेहत के शोबे देखें तो बहुत से लोग उस्ताज़ा, डॉक्टरों, नर्सों और इंजीनियरों के तौर पर काम करते हैं। बेरोज़गारी की सूरत हाल बयान करें तो गजा में बेरोज़गारी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। मुख्तलिफ इल्मी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 20 से 50% अफराद रोज़गार से महरूम हैं। और दोस्तों, अगर गजा के मशहूर मकामात पे बात करें, गजा तरीकी और मजहबी अहमियत का हामिल शहर है जहाँ कई कदीम और रूहानी मकामात मौजूद हैं। मस्जिद उमर बिन खत्ताब गजा की सबसे पुरानी और मरकजी मस्जिद है। मज़ार हज़रत हाशिम बिन आबिद मनासिफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का मज़ार जो गजा के कल्ब में वाक़िया है। ऐसे ही कई कदीम शहर हैं, ओल्ड गजा सिटी, पाशा प्लेस, शुजाए इलाका। ये मकामात गजा की तरीक, मज़ाहमत और सकाफत की जिंदा अलामत हैं। ऐसे ही दोस्तों, गजा तरीकी, मजहबी और सकाफती लिहाज से नहायत अहम इलाका। यहाँ के मकामात न सिर्फ फ़लस्तीनी तरीकी का हिस्सा हैं बल्कि इस्लामी वारसे की भी अक्सी करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सियाहत की बात करें तो गजा अपनी कदीम तरीक, मजहबी अहमियत और सकाफती वारसे के बायस मशरिक वस्ती का एक तरीकी और रूहानी मकाम समझा जाता है। अगरचे मौजूदा हालात और इसराइली नाकाबंदी के बायस यहाँ बैनुल अक़वामी सियाहत महदूद है, लेकिन गजा अब भी अपने वारसे, अवामी मेहमान नवाजी और खूबसूरत मनाजिर की वजह से सियाहती लिहाज से परकशिश खिता है। गजा का वीज़ा और सफरी मालूमात अगर देखें तो गजा का सफ़र आम ममालिक के मुकाबले में काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि ये इलाके इसराइल और मिस्र के दरमियान वाक़िया और गुज़िश्ता कई दहाइयों से सियासी तनाज़ात और फ़ौजी नाकाबंदी का शिकार है। इसलिए यहाँ दाखिले के लिए ख़ास इजाज़तनामे और पेशगी मंजूरी दरकार होती है। और मौजूदा सूरत हाल में गजा में जारी तनाज़ा और इसराइली नाकाबंदी के बायस आम गैर मुल्की सियाहों के लिए वीज़ा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रॉस या दीगर तंजीमों के कारकुन खास इजाज़त के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं। गजा का सफ़र एक आम सियाहती सफ़र नहीं बल्कि इंतहाई मनसब और महदूद इजाज़त पर मबनी होता है। जो लोग यहाँ आते हैं वो आम तौर पर इंसानी हमदर्दी, तहकीक या इमदादी सरगर्मियों के तहत आते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।